नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं तो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा आज का मुद्दा इंटरनेशनल है। जिस ढंग से वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है, दुनिया की राजनीति जिस ढंग से चल रही है, वो किसी को ही समझ में नहीं आ रहा है कौन किसके साथ है। अब देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन है? बहुत सारे लोग हैं। चाइना भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ लोग देश है, भारत उसमें भी है। क्वाड्स, क्वाड्स का मतलब जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। पैसिफिक जो पॉलिटिक्स है, चाइना को चैलेंज करने के लिए, चाइना का जो चैलेंज है वो हैंडल करने के लिए क्वाड्स बनी। तो चाइना का सीधा सीधा भारत को पड़ोसी होने के बावजूद, दुश्मन होने के बावजूद एक चैलेंज होता है। लेकिन वो एक महाशक्ति है, बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसलिए अमेरिका भी चाइना को अपना प्रतिस्पर्धी और दुश्मन मानती है। जापान तो पाकिस्तान, चाइना का पड़ोसी है, और इसलिए चाइना भी डरता है ये कभी भी हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा प्रदेश है, बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है। तो इसलिए जापान भी डरता है। और जहां चाइना का समुद्री क्षेत्र है, वो अगर पैसिफिक में खुलता है तो ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से डरा हुआ होता है। और इसलिए एक तरीके से चाइना को रोकने के लिए ही जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भारत को साथ लेना चाहते हैं, और इससे क्वाड्स नाम का एक संगठन बना है। क्योंकि इन चारों देशों में सिर्फ भारत ऐसा देश है कि जिसकी लैंड बॉर्डर, भूमि की सरहद, सीमा चाइना से भिड़ती है। और इसलिए ये तीन देश अलग अलग हुए तो भी उनको भारत के साथ रहना पड़ता है। भले अमेरिका और भारत, इनका आज टैरिफ वगैरह मामले पर झगड़ा चल रहा है, चाइना से भी झगड़ा चल रहा है। तो जब अमेरिका से टैरिफ पर झगड़ा होता है तो चाइना और भारत एक दूसरे के हाथ मिला सकते हैं। अब तीसरी बात देखो, ब्रिक्स है। ब्रिक्स में अमेरिका छोड़कर जो अच्छे इकोनॉमी वाले देश है, ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, वो इकट्ठा हो जाते हैं। और अमेरिका का जो एक तरफा दादागिरी चलती है, उसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, भारत उसमें भी है। अब ये अलग अलग जो संगठन है, इनका काम और उनका एजेंडा अलग अलग है, लेकिन हर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में भारत समाविष्ट है। ये अजीब बात है। और उसके कभी इसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ। अगर ब्रिक्स में अमेरिका के खिलाफ पॉलिटिक्स चलती है तो क्वाड्स में चाइना के खिलाफ चलती है। तो क्वाड्स में चाइना के खिलाफ भारत अमेरिका का साथ देगा, और ब्रिक्स में अमेरिका के खिलाफ जो चलता है उसमें भारत चाइना का साथ देगा। बाकी की जो पॉलिटिक्स चलती है उसमें रशिया और अमेरिका जमता नहीं है, दोस्ती हो नहीं सकती, तो उसमें रशिया के साथ भारत है। यानी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है, जैसे रमी में होता है, तो अपनी सुविधा अनुसार भारत हर ग्रुप में है, लेकिन किसी भी ग्रुप का लाचार नहीं है। भारत आज एक स्वयंभू देश है, स्वयंभू देश है। देखो, ईरान के साथ हमारी दोस्ती है और इसराइल के साथ भी है। अब इसराइल ने
ईरान पर हमला कर दिया और ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। पिछले 1.5-2 साल से ईरान के प्रॉक्सी जो है उनका इजराइल से जंग चालू है, जिसको गाजा बोला जाता है, चल रहा है। हौथी ईरान के ही प्रॉक्सी है, लेबनान ईरान के ही प्रॉक्सी है। तो ईरान और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, लेकिन भारत के दोनों दोस्त है। अभी अभी जो जंग छिड़ी गई और एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे, तो उसमें ईरान ने भारत का साथ दिया। भारत के जो लोग अटके थे, स्कूल के बच्चे थे, नौकर थे, रोजंदारी करने वाले थे, उनको ईरान ने सेफली भारत लौटने के लिए भारत सरकार की मदद की। हमले कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है, भारत का ही दोस्त है। और उस समय के लिए इजराइल ने अपने हमले रोके थे। ये अजीब बात है। दुनिया में हम सब देशों के साथ है, लेकिन किसी के भी साथ नहीं है। अगर आप किसी के खिलाफ हो तो हम किसी के खिलाफ आपके साथ नहीं है, वरना हम आपके साथ रहेंगे। हम अमेरिका के गुट में नहीं है, हम चाइना के गुट में नहीं है, हम रशिया के गुट में नहीं है, हम ईरान के गुट में नहीं है, हम अरबों के गुट में नहीं है, लेकिन हम सब जगह है। अगर अपना फायदा देखकर और अपना हित देखकर, अपनी भलाई देखकर हम अपनी राजनीति और अपना एजेंडा बना लेते हैं, तो हम अपने आप में एक स्वयंभू संप्रभु देश बन जाते हैं। और जब आप स्वयं स्वयं प्रभु होते हैं, अपने आप में अपने आप के मालिक होते हैं, तभी दुनिया आपको सलाम करना शुरू कर देती है। जैसे अमेरिका है। अमेरिका दुनिया को दादागिरी किस लिए करता है? क्योंकि अमेरिका मानता है कि वो किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है। अगर अरब देश अमेरिका का पेट्रोल बंद कर देते हैं तो उसके लिए अमेरिका डरता नहीं है। रशिया का तेल खरीदने पर छोटे मोटे देशों पर अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, लेकिन भारत को नहीं डरा सकता। हाँ, दुनिया को ईरान का तेल मत खरीदो, हमने खरीदा है, हमने रशिया का तेल खरीदा है, भाड़ में गई अमेरिका या उसका सैंक्शन भाड़ में गया। इंडिया उसको कीमत नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि हम अपने निर्णय लेते हैं, आपके लाचार नहीं है, ये बताने का ये तरीका होता है, अपनी संप्रभुता दिखाने का ये तरीका होता है कि हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हम आपकी मेहरबानी पर निर्भर नहीं है, जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। भारत इजराइल का दोस्त था। इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी ईरान भारत को दुश्मन नहीं मानता। और दूसरी जगह हमसाया देश है, पड़ोसी देश है, मुस्लिम देश है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, ये बातें ईरान के बारे में पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन आंख उठाकर अमेरिका ने देखा तो पाकिस्तान चुपचाप बैठ गया, ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का लाचार है, चाइना का लाचार है, अलग अलग देशों का। जो कोई धन्ना सेठ है, साहूकार है, उसका पाकिस्तान लाचार है। कल अगर हम पाकिस्तान को कर्जा देना शुरू करें तो पाकिस्तान भारत का भी लाचार हो सकता है। 2-5 बिलियन डॉलर के लिए किसी के भी पैर छूने के लिए पाकिस्तान राजी है। तो भारत के पास तो खजाना पड़ा है 600-700 बिलियन डॉलर का। $5 5-10 बिलियन पाकिस्तान को हम आराम से दे सकते हैं, अगर हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं। बस उतने से पाकिस्तान को हम खरीद भी सकते हैं। लाचार देश है।
तो इसलिए मुझे लगता है ये जो कुछ राजनीति चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, वो समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जटिल हो गया। कौन किसके साथ है और कौन किसका दोस्त है और क्यों दोस्त है या क्यों दुश्मन है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी कोई अलग ही स्क्रिप्ट है, अलग ही स्क्रिप्ट है। कि दिखाई देता है कि अमेरिका और रशिया का जमता नहीं है, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। रशिया का पेट्रोल लेने पर, रशिया का तेल लेने पर अमेरिका सैंक्शन लगा देता है, लेकिन बाकी जो चलता है G4 हो, G7 हो, उसमें तो अमेरिका और रशिया साथ आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ चल रही है। ये हमें दिखाया जाता है, ये इसका दुश्मन है, इसके साथ उसका पट्टा नहीं है। ये सब भूल भुलैया दिखावा है, और पर्दे के पीछे कोई और राजनीति चल रही है। पर्टिकुलरली जब से हमारे कौन ये ट्रंप अमेरिका के नए अध्यक्ष चुने गए, और पिछले जनवरी से जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बनकर काम कर रहे हैं और जिस ढंग का काम कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है आहिस्ते आहिस्ते पूरे दुनिया की जो राजनीति है, जो रचना है, वो बनते बिगड़ते चल रही है। अचानक चाइना पर टैरिफ लगा देते, फिर दूसरे देशों पर टैरिफ लगा देते, ट्रंप इसको धमकाते उसको धमकाते। ये दिखाने के लिए चल रहा है या असलियत में चल रहा है? जिन देशों को 1 जुलाई तक की टाइमिंग दी थी कि भाई ये करो वरना तुम पर टैरिफ लगाई जाएगी, तो जो टाइम खत्म हो गया, तो उसमें से इंडिया छोड़कर बाकी जो देश थे उन पर ट्रंप ने लगा दी, लेकिन भारत पर नहीं लगाई। भारत को शर्तें रखी और टाइम बढ़ा कर दे दिया, लेकिन भारत तो नहीं मान रहा है। तो ये दिखाने की, देखो जिसको हिंदी में नूरा कुश्ती बोलते हैं, ये दिखाने की लड़ाई चल रही है या असली लड़ाई चल रही है, इस पर मुझे शक है, कुछ गड़बड़ है। और इससे आहिस्ते आहिस्ते हम देखेंगे तो जो मुस्लिम कट्टरता वाला प्रदेश है, मुस्लिम कट्टरता वाला प्रदेश है, मिडल ईस्ट है, और जो मुस्लिम देश है जहां थोड़ा बहुत कट्टरता फैली है या बढ़ रही है, उनको कंट्रोल करने की एक्शन अनेक जगहों पर चल रही है। शुरू तो आपको मालूम है 1.5 साल पहले गाजा वालों ने, हमास वालों ने इसराइल पर हमला किया था, और उसके बाद जिस ढंग से इसराइल ने हमास वालों को सबक सिखाने के लिए जंग शुरू की, वो अभी खत्म नहीं हुई। उस जंग में लेबनान कूद पड़ा, लेबनान को बेचैरा कर दिया इसराइल ने। उसके बाद हौथी वालों को बेचैरा कर दिया और उनको मदद करता है, इसलिए ईरान को अभी बड़ा भारी नुकसान इसराइल ने कर दिया। और वहां खत्म नहीं हुआ तो येमेन पर भी हमला कर दिया, और येमेन के बाद अब सीरिया पर भी इसराइल ने हमला कर दिया। तो मिडिल ईस्ट में जो ओरिजिनल अरब मुस्लिम देश है वो चुपचाप बैठे, वो तो इसराइल की खिलाफत नहीं कर रहे, और बाकी जो है वो नाच रहे। जो कन्वर्ट हुए देश है, ईरान हो या हमास हो या वगैरह सीरिया वगैरह, लेकिन जॉर्डन को हाथ नहीं लगाया गया। तो एक ऐसा लगता है मुझे कि एक तरीके से अलग अलग जो दुनिया का नक्शा है, उसमें अलग अलग जगह पर जो तगड़े देश है उनको शक्तिशाली बनाने का एक स्क्रिप्ट तैयार है, और उसके तहत सब ड्रामा चल रहा है।
यूरोप में रशिया को तगड़ा बनाया जा रहा है। रशिया से तेल खरीदना नहीं, ये धमकाता है अमेरिका, लेकिन उसी रशिया से यूरोप तो तेल खरीद रहा है, जो नाटो में है। नाटो ने भारत को धमकी दी, भारत ने कहा भाड़ में जाओ, हम तो रशिया से लेंगे। अब दूसरी जगह इजराइल अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है पूरी मिडिल ईस्ट में। आज अगर सबसे तगड़ा महाशक्ति कौन है तो नेतन्याहू या इजराइल है। यूरोप में सबसे तगड़ी ताकत किसकी है? रशिया, पुतिन की है। अमेरिका तो अपनी जगह पर है। और साउथ ईस्ट एशिया या ग्लोबल साउथ माना जाता है, उसमें भारत की ताकत बढ़ी है। तो ये चार देश के जो नेता है, नेतन्याहू, पुतिन, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, ये चारों मिलकर पूरी दुनिया को उल्लू बना रहे हैं। चाइना को भी देखो, पिछले 8 महीने में, 7 महीने में चाइना देखते देखते इतना दिवालिया बनता गया है, उसमें सिविल वॉर शुरू हो गया है, इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, पॉलिटिकल रचना जो है वो कोलैप्स हो रही है। तो इसका कुछ तो कारण है। कोई तय तय करके ये नाटक कर रहा है। चाइना के साथ देने वाला पाकिस्तान है, उसको भी लूला लंगड़ा बना दिया गया है। पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ इसलिए तुर्की को सबक सिखाया गया है। बांग्लादेश को कॉर्नर किया गया है। अब बांग्लादेश और भारत का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अमेरिका ने जो बांग्लादेश का एक आइलैंड लेने की कोशिश की, उससे गड़बड़ शुरू हो गई थी। लेकिन आज अमेरिका ने बांग्लादेश का हाथ छोड़ दिया, बांग्लादेश कंगाल हो गया, म्यांमार लंगड़ा हो गया। तो एक तरीके से जो दुनिया की रचना है आज तक चलती आई, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया की रचना बनी थी, उसकी एक नई रचना, नई संरचना बन रही है। मिडिल ईस्ट में इजराइल, यूरोप में रशिया, साउथ ईस्ट में भारत, और अमेरिका अपने जगह कायम रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये चारों नेताओं ने मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी है। कभी कभी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे भी, लेकिन नुकसान किसका होना चाहिए ये तय है, और उनका नुकसान हो रहा है। टेररिज्म कंट्रोल किया जा रहा है, टेररिज्म सुपड़ा साफ किया जा रहा है। जो जो टेररिज्म चलाने वाले हैं, जिहाद चलाने वाले हैं, उनका भी सफाया हो रहा है। और इनको पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाला चाइना या ईरान जैसे देश है, उनको भी दुबला बनाया जा रहा है, वीक किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये चार नेता, मोदी, पुतिन, ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर पूरी दुनिया को क्या उल्लू बना रहे हैं। आगे चलकर इसका पता चलेगा। मैंने जो दिमाग में आया आपके सामने रखा है। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।